नमस्कार साथियों। पिछले वाली क्लास में अपन चर्चाएं कर रहे थे संसद के पदाधिकारियों के बारे में, और जिसमें अपने पहला फेज देखा था राज्यसभा के पदाधिकारी, जिनका उल्लेख था 89 से 92 के बीच। आज दोस्तों अपन जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है लोकसभा के पदाधिकारी। और दोस्तों ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से सुने और समझें। पॉइंट है अपना लोकसभा के पदाधिकारी। और लोकसभा के पदाधिकारियों का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 93 से 96 के बीच। अब दोस्तों पहले तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा सीधा सीधा, फिर अपन व्यवस्थाएं देखेंगे कि 93 से 96 के बीच संविधान में किस प्रकार से इनकी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। तो सुनिएगा, लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं वो भी दोस्तों 3 ही हैं। जैसे अपन राज्यसभा में देख रहे थे कि एक राज्यसभा में सभापति था, एक उपसभापति था और एक था महासचिव। इधर लोकसभा में एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और एक होता है दोस्तों वो ही महासचिव। पहली बात तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के 3 पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और महासचिव है। अब दोस्तों अपन चर्चाएं करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिव के ऊपर। तो देखिएगा, पहले मैं बात करूं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो इन दोनों को साथ साथ देखेंगे अपन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पहली बात तो एक बात याद रखना आप कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं। जैसे मैं सभापति और उपसभापति के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर रहा था कि सभापति पदेन होता है और उपसभापति चयनित होता है। अब यहां देखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं। तो क्या में है कि ये दोनों ही चयनित होते हैं। दोस्तों याद रखना इस वर्ड को कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही क्या होते हैं, चयनित होते हैं। नंबर 2, इनका चयन कहां से किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही इनका चयन करती है। ये चयन शब्द जरूर याद रखेंगे आप कि लोकसभा यथाशीघ्र, जैसे ही नई लोकसभा गठित होकर के जाती है, जैसे अपनी 17वीं लोकसभा प्रेजेंट में है, तो जैसे ही 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए और जैसे ही सदन में गई, तो लोकसभा है वो यथाशीघ्र अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदस्यों में से ही इनका क्या करती है, चयन करती है। तो पहला क्वेश्चन तो अपना ये निकलता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं कि पदेन होते हैं कि नियुक्त होते हैं कि चयनित होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही चयनित होते हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अपन एक बात तो ये कह सकते हैं
कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन एक विशेष पॉइंट याद रखना है, और वो विशेष दोस्तों वेरी वेरी स्पेशल, कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का यदि एक्चुअल कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है नई लोकसभा के गठन तक। यह शब्द जरूर याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कहां तक होता है? नई लोकसभा के गठन तक। जैसे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अब जैसे 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होते ही यह नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल पूरा हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष है, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। अब देखिएगा, यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, अब ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो सीधा ये ऑप्शन आ जाए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, तो आपका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। लेकिन यदि ये आ जाए दूसरा जो क्वेश्चन है, उसे बड़े आराम से समझिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी नई लोकसभा के गठन तक। तो दोस्तों वहां आपको 5 वर्ष नहीं करना है, वहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा के गठन तक होता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना त्यागपत्र। अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में एक बार सामान्य बात कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। एक दूसरे का मतलब क्या है दोस्तों? एक दूसरे का मतलब है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या देता है? त्यागपत्र देता है। अब एक क्वेश्चन यह है दोस्तों कि यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? भाई अभी मैंने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को क्या देते हैं? त्यागपत्र देते हैं। लेकिन अपना मामला यह आ रहा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष है और वो ऐसी कंडीशन है लोकसभा में कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो त्यागपत्र किसको देता है? तो याद रखिएगा, वो उपाध्यक्ष के पद को संबोधित करते हुए अपना क्या देता है? त्यागपत्र। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष का पद क्या है? रिक्त है, तो फिर इसकी सूचना लोकसभा को कौन देगा? याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या था कि यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का क्या है? पद रिक्त है, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो पहला पॉइंट, वह उपाध्यक्ष के पद को संबोधित करते हुए अपना क्या देगा? त्यागपत्र देगा। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा अध्यक्ष जो पद को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे रहा है, इसकी सूचना फिर लोकसभा को कौन देता है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी सूचना लोकसभा को देता है महासचिव। और क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे तो इसकी सूचना लोकसभा को कौन देता है? राष्ट्रपति देगा, या लोकसभा अध्यक्ष स्वयं देता है, या प्रधानमंत्री देता है, या महासचिव देगा? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महासचिव। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आपने प्रक्रिया देख ली कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही चयनित होते हैं। नंबर 2, चयन कहां से होता है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करती है? चयन करती है। नंबर 3, सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। लेकिन यहां पर एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नई लोकसभा के गठन तक वह अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद में अपन ने देखा त्यागपत्र कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। अर्थात एक दूसरे को अपना क्या देते हैं? त्यागपत्र। इसके बाद में कंडीशन मैंने बताई, विशेष कंडीशन, कि यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो याद रखिएगा कि वो त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पद को संबोधित करते हुए देता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट कि इसकी सूचना, लोकसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र की जो सूचना है वो लोकसभा तक कौन पहुंचाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सूचना लोकसभा तक महासचिव द्वारा पहुंचाई जाती है। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, और जो विशेष पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा। और विशेष पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेते हैं? यानी बात अपनी आ रही है शपथ की, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है और वो शपथ किसकी लेते हैं? सुनना दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। पद का मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। तो फिर किसके रूप में लेता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। याद रखिएगा कि जो लोकसभा के सामान्य सदस्य जो शपथ लेते हैं, उस सामान्य सदस्य के रूप में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी शपथ लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम पर कोई शपथ का उल्लेख नहीं है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेता है? अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है या लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है? तो राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में ही वो क्या लेता है? शपथ लेता है। इसके बाद में दूसरा स्पेशल पॉइंट कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा तय की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है कि भाई इस दिन अध्यक्ष का चयन करवाया जाएगा? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के चयन की या चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा तय की जाती है?
राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष जो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, तो यह शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? कि उन्हें शपथ कौन दिलाएगा सामान्य सदस्य की? तो याद रखिएगा, इसको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाएगा दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में तो अपन अलग से उल्लेख करेंगे अनुच्छेद 99 के अंदर, जिसमें लिखा है संसद के सदस्यों की शपथ। वहां पे स्पेशल पॉइंट देंगे आपको प्रोटेम स्पीकर का। तो इतना बात जरूर याद रखिएगा विशेष के अंदर कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेते हैं? वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं। नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा तय की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। और तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर के बाद में अपन विस्तृत रूप से क्या करेंगे? चर्चाएं करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों महासचिव के बारे में, कि लोकसभा का भी एक क्या होता है? महासचिव होता है। जैसे मैंने राज्यसभा में बताया था महासचिव, वैसे ही लोकसभा में भी क्या होता है? महासचिव। तो दोस्तों कंसेप्ट वो ही है महासचिव का जो राज्यसभा में था। पहला कि महासचिव सदन का क्या होता है? स्थायी अधिकारी होता है। अब एक क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सदन का स्थायी अधिकारी कौन होता है? ए सभापति, बी उपसभापति, सी अध्यक्ष और डी महासचिव। तो स्थायी अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। दूसरा, महासचिव किस श्रेणी का होता है? तो महासचिव IAS श्रेणी का होता है। दो बात। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अपन ने राज्यसभा का महासचिव पढ़ा था, चाहे आप लोकसभा का महासचिव पढ़ लो या राज्यसभा का महासचिव पढ़ लो, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और उधर किसके द्वारा की जाती थी? राज्यसभा के सभापति के द्वारा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, फिर सुनिएगा आराम से, कि महासचिव के कार्य क्या होते हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति महासचिव की नियुक्ति कर रहे थे और राज्यसभा में जो कार्य महासचिव का था, वो ही कार्य लोकसभा में लोकसभा महासचिव का है। पहला कार्य कि यह राष्ट्रपति के चुनाव में, किसके चुनाव में दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? निर्वाचन अधिकारी के रूप में। पहला पॉइंट ये याद रखोगे। उस समय मैं बात कर रहा था महासचिव की, जब अपने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा का महासचिव भी एवं लोकसभा के महासचिव दोनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, ये लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष यदि किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित हो जाता है, तो उसकी जगह विधेयकों को प्रमाणित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों महासचिव के द्वारा किया जाता है।
तो एक तो विधेयकों को प्रमाणित करता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, दूसरा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, और तीसरा यह सदन की ओर से सदस्यों को संदेश भेजने का कार्य भी करता है कि सदन का कोई संदेश है वो सदस्यों तक पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, महासचिव के द्वारा ही किया जाता है। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे अपन बात करेंगे कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा का जो महासचिव है वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। और यहां से भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान जो लोकसभा का महासचिव ये महिला है स्नेहलता श्रीवास्तव, ये लोकसभा की पहली महिला क्या है दोस्तों, महासचिव है। याद रखना राज्यसभा में पहली महिला महासचिव कौन थी, रमा देवी। तो लोकसभा की जो वर्तमान महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव, ये लोकसभा में पहली महिला क्या है, महासचिव। दोबारा सुन लीजिएगा दोस्तों महासचिव के बारे में। पहला कि यह सदन में स्थायी अधिकारी होती है या अधिकारी होता है। दूसरा किस श्रेणी का होता है, IAS श्रेणी का होता है। तीसरा नियुक्ति कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा में सभापति द्वारा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला कार्य क्या होते हैं महासचिव के, तो पहला कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये किसके रूप में कार्य करते हैं, निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विशेष परिस्थितियों में यदि अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति में विधेयकों को क्या करता है, प्रमाणित करता है। तीसरा यह सदन की तरफ से संदेश भेजने का कार्य भी करता है। वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है, तो लोकसभा का वर्तमान में महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। और फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे कि स्नेहलता जो श्रीवास्तव है वह लोकसभा की पहली महासचिव है, महिला याद रखेंगे आप। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये तो अपन एक सामान्य सी जानकारी देख ली अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के बारे में। दोस्तों एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, जिससे कि आपके कंसेप्ट में कोई समस्या ना आए, क्योंकि यहां से आपका जो टोटल पॉइंट चलेगा वो टोटल कंसेप्चुअली ही चलेगा। अपन बात कर रहे थे लोकसभा के पदाधिकारियों की, और लोकसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 93 से 96 तक। अब इसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं, एक तो आपका अध्यक्ष है, एक आपका उपाध्यक्ष है और एक आपका है महासचिव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन बात कर रहे थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। थोड़ा याद रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही चयनित होते हैं। ये चयनित शब्द जरूर याद रखना। दूसरा, इनका चयन कहां से किया जाता है, तो लोकसभा अपने सदस्यों में से ही इनका क्या करती है, चयन करती है। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल या उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन आप विशेष पॉइंट ये याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक्चुअल में कार्यकाल क्या होता है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल एक्चुअल में नई लोकसभा के गठन तक होता है। इसके बाद दोस्तों रिपीट कर रहा था मैं कि त्यागपत्र,
कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देते हैं, तो एक दूसरे को वो अपना त्याग पत्र देते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। इसके बाद में कंडीशन, एक शर्त आ रही थी दोस्तों, और ये शर्त याद रखेंगे आप, यहां से समथिंग स्पेशल, कि यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष के पद को संबोधित करते हुए वह अपना त्यागपत्र देगा। दूसरा पॉइंट यह था कि उपाध्यक्ष को पद को संबोधित करते हुए उसने अपना त्यागपत्र दे दिया, लेकिन इसकी सूचना लोकसभा तक पहुंचाएगा कौन, कि लोकसभा अध्यक्ष ने अपने पद से क्या दे दिया है, त्यागपत्र। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र की सूचना इस कंडीशन में किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, महासचिव के द्वारा पहुंचाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे विशेष में कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट, 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो आप याद रखोगे शपथ, कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेते हैं, तो याद रखिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, वे एक सामान्य सदस्य के रूप में ही क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। जो लोकसभा में क्या होता है, एमपी होता है, उसी सामान्य सदस्य के रूप में वो क्या लेते हैं, शपथ। इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष के चयन की तारीख या चुनाव की तारीख किसके द्वारा तय की जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसके चयन की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सामान्य सदस्य के रूप में शपथ कौन दिलाता है, तो यह शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर के बाद में अपन बात करेंगे विस्तृत रूप से। इसके बाद में है महासचिव। अब महासचिव का वही कंसेप्ट याद रखना है जो आपने राज्यसभा में रखा था, कि महासचिव एक स्थायी अधिकारी होता है। दूसरा, किस श्रेणी का होता है, आईएएस श्रेणी का होता है। तीसरा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चौथा, कार्य क्या होता है, तो एक तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसके रूप में कार्य करता है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। एक, विधेयकों को प्रमाणित करता है ये अध्यक्ष के लिए। और तीसरा, वह सदन की ओर से संदेश भेजने का क्या करता है, कार्य करता है। फिर इसके बाद में अपन वर्तमान महासचिव की बात करते हैं कि लोकसभा की वर्तमान महासचिव कौन है, तो लोकसभा की वर्तमान महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। इसके बाद में स्नेहलता श्रीवास्तव से एक और पॉइंट याद रखेंगे कि स्नेहलता जो श्रीवास्तव है वो लोकसभा की पहली महिला क्या है, महासचिव है। बोलिएगा दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया। देखो दोस्तों, ये कंसेप्ट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको आप विशेषतः ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं और विथ आर्टिकल इनका किस प्रकार से उल्लेख है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संविधान के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है वो संविधान के किन किन अनुच्छेदों के बीच है, अनुच्छेद 93 से लेकर के अनुच्छेद 96 के बीच। अब मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 93, और 93 में है, लिखा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख
संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 93 में दिया गया है। अब क्या व्यवस्थाएं की गई है यहां पे सुनना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही क्या होते हैं? चयनित होते हैं, पहली बात तो। दूसरा, इसी अनुच्छेद में लिखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चयन लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करेगी। यह पॉइंट भी जरूर याद रखिएगा कि दोनों ही चयनित होते हैं और दोनों का चयन ही कहां से किया जाता है? लोकसभा यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का चयन करती है और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। यह लिखा है अनुच्छेद 93 के अंदर। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 94। और अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 3 कंडीशन आ रही हैं दोस्तों, याद रखना। एक एक आर्टिकल बड़े आराम से समझना है क्योंकि संविधान में अनुच्छेदों का खेल है दोस्तों। आर्टिकल क्लियर तो आपके कंसेप्ट क्लियर। पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? 93 में हुआ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही क्या होते हैं? चयनित होते हैं। चयन कहां से होगा? लोकसभा अपने सदस्यों में से ही इसका क्या करती है? चयन करती है। अब मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 94 की, और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखो, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं इसका ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 94 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 3 कंडीशनों का उल्लेख है। पहली कंडीशन है पदरिक्त, दूसरी कंडीशन है त्यागपत्र और तीसरी कंडीशन है हटाए जाना। पहली बात तो यह ध्यान रखोगे कि अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कितनी कंडीशनों का उल्लेख है? तो दोस्तों 3 कंडीशनों का उल्लेख है। पहला क्या है? पहला है पदरिक्त, कि पदरिक्त कब होगा। दूसरा है त्यागपत्र, कि वो त्यागपत्र कब देगा, किस प्रकार से है। और तीसरा है हटाए जाना। अब सुनना दोस्तों, बड़े आराम से समझना है। पहला पॉइंट है पदरिक्त, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पदरिक्त कब मान लिया जाएगा। तो विथ आर्टिकल क्या लिखा हुआ है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी संसद की सदस्यता को खो देते हैं। किसको खो देते हैं? सदस्यता को खो देते हैं। तब उनका पद रिक्त मान लिया जाएगा। एक ही कंडीशन है यहां पे जो विथ आर्टिकल लिखी हुई है कि पद रिक्त कब होगा। लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, जब वो सदस्यता को खो देते हैं तो उनका क्या मान लिया जाता है? पद रिक्त मान लिया जाता है। दूसरी कंडीशन है त्यागपत्र। अभी मैंने बताई आपको कि 3 कंडीशन है, एक पद रिक्त की है और एक अपनी है, दूसरी है त्यागपत्र। कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देंगे? तो फिर से याद रख लो, एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में तीसरी कंडीशन है हटाए जाना, और यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हटाए जाने के लिए। इसमें क्या लिखा है सुनिएगा। मैंने पिछले वाली क्लास में उपसभापति के बारे में बताया था, अनुच्छेद 90 यदि आपको याद हो, और 90 में 3 कंडीशन आ रही थी, उपसभापति का पद रिक्त, त्यागपत्र और उपसभापति को हटाए जाना। मैंने वहां पे बताया था कि उपसभापति को हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्वयं राज्यसभा के द्वारा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन हटा सकती है? स्वयं लोकसभा।
पहला पॉइंट तो ये याद रखना। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो लोकसभा हटाती है सदस्य, तो कौन से बहुमत से हटाएंगे? तो उपसभापति को किस बहुमत से हटाया जा रहा था? प्रभावी बहुमत से। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी कौन से बहुमत से हटाया जाता है? प्रभावी बहुमत से। कौन से बहुमत से हटाया जाएगा दोस्तों? प्रभावी बहुमत से। और प्रभावी बहुमत का अर्थ क्या होता है? तो प्रभावी बहुमत का अर्थ है तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। तत्कालीन समस्त सदस्यों का जो बहुमत होता है सदन का, वो कौन सा बहुमत कहलाता है? प्रभावी बहुमत। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन से बहुमत से हटाया जाता है? प्रभावी बहुमत से। तो यहां पे 3 पॉइंट आ गए। एक तो राज्यसभा का उपसभापति, उसको राज्यसभा भी अपने प्रभावी बहुमत से हटाती है। और एक है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी कौन से बहुमत से हटाया जाता है? प्रभावी बहुमत से। और प्रभावी बहुमत क्या होता है? तत्कालीन समस्त सदस्यों का जो बहुमत होता है वो कौन सा बहुमत कहलाता है? प्रभावी बहुमत कहलाता है। यह लिखा है अनुच्छेद 94 में। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 95 की। सुनना दोस्तों, अनुच्छेद 95 में क्या व्यवस्था है? देखो, कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलो आराम से, हर चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि सामान्य क्वेश्चन एक सीधा डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। अब यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है? क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाला जो प्रावधान है 93 से 96 के बीच, उसमें कौन कौन सी क्वेश्चन निकलते हैं, एक टेस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन एक प्रत्येक चीज अपने माइंड में आराम से कंसेप्ट टू कंसेप्ट लेके चल रही है। अब सुनना, अनुच्छेद 95 में देखिएगा, अनुच्छेद 95 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, किसके बारे में? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ शर्तों का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्या है? कुछ शर्तों का क्या दिया गया है? उल्लेख दिया गया है। और अनुच्छेद 95 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कितनी कंडीशन का उल्लेख है दोस्तों? 2 कंडीशन का उल्लेख है। एक है कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, और एक है लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो। 2 कंडीशन है अनुच्छेद 95 में। सुनना फिर से कि अनुच्छेद 95 में किसके बारे में उल्लेखित है? अनुच्छेद 95 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक शर्त है पद रिक्त और एक शर्त है अनुपस्थित। अब सुनना कि यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उसकी जगह कार्य कौन करेगा? तो दोस्तों उसकी जगह कार्य करेगा उपाध्यक्ष। कि उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर दोस्तों? अब अगली कंडीशन क्या आ रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त हो। दोनों का ही पद रिक्त हो। दोनों का मतलब अध्यक्ष का भी पद रिक्त है। पहली कंडीशन दोबारा सुन लो कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उपाध्यक्ष किसके रूप में कार्य करेगा? अध्यक्ष के रूप में। लेकिन कंडीशन यह आ रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो राष्ट्रपति तय करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सीधा ही कंडीशन आ जाता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त हो तो अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करेगा, या यह शक्ति किसके पास चली जाएगी कि वह व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो यह शक्ति किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वह व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। यह कंडीशन तो पहली है पद रिक्त के रूप में। अब बात करें अपन अनुपस्थित कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी जगह कार्य कौन करेगा, उपाध्यक्ष कार्य करेगा। क्लियर दोस्तों। और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों, फिर इंपॉर्टेंट कि लोकसभा अध्यक्ष भी अनुपस्थित है और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करेगा, यह तय कौन करेगी, तो स्वयं लोकसभा। कि लोकसभा जिस व्यक्ति को इस कार्य के लिए या इस प्रायोजन के लिए तय करेगी वह व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा, कार्य। और इसमें अध्यक्ष के लिए एक तालिका होती है लोकसभा में, जिसमें लगभग 10 व्यक्तियों का एक समूह होता है और वो वरिष्ठता के आधार पर उन व्यक्तियों का नाम अंकित होता है उस तालिका में। और यदि दोनों इस प्रकार से अनुपस्थित हैं तो उस तालिका में जो सबसे सीनियर व्यक्ति है वो अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा, कार्य। अब यहां से क्वेश्चन निकलते हैं 2। पहला क्वेश्चन यहां से सुनना दोस्तों, देखो ये राष्ट्रपति और स्वयं लोकसभा, ये ऑप्शन याद रखने हैं कि जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अध्यक्ष के रूप में कौन व्यक्ति कार्य करेगा, यह शक्ति किसके पास चली जाती है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाती है। कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को तय करेगा वो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा, कार्य। और दूसरा है अनुपस्थित, कि जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन में कौन तय करेगा, स्वयं लोकसभा तय करेगी कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और इसके लिए लोकसभा में क्या होता है, एक तालिका बनी हुई होती है सदस्यों की, कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उस तालिका में लगभग 10 नाम होते हैं और उन 10 नामों में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है वो अध्यक्ष के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अनुच्छेद 95। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 96 की, सुनना दोस्तों। अनुच्छेद 96 अनुच्छेद 96 में क्या लिखा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेंडिंग हो, ओब्लिक लंबित हो। एक मामला आ रहा है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष है और लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य हटाने का एक संकल्प प्रस्ताव लाए हैं और वो लोकसभा में क्या पड़ा है, पेंडिंग, पारित नहीं हुआ है, अभी लंबित पड़ा हुआ है। तो याद रखना ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष सदन के पीठासीन या अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। याद रखना कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है
वो यदि सदन में पेंडिंग पड़ा है लोकसभा में, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। और अब अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा तो ये मैंने कल बताया था आपको कि सभापति को भी निर्णायक मत देने का अधिकार है और लोकसभा अध्यक्ष को भी निर्णायक मत देने का अधिकार है, कास्टिंग वोट, जो अनुच्छेद 100 में उल्लेखित था। तो जब अध्यक्ष को ही पद से हटाने का यदि प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, वो कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। अब सुनना दोस्तों, यहां पर जो मैं आपको मेन अंतर समझाना चाह रहा हूं, डिफरेंट समझाना चाह रहा हूं, वो मैं सभापति और अध्यक्ष का डिफरेंट समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा, अनुच्छेद 92 में सभापति के बारे में उल्लेखित था और अनुच्छेद 96 में अभी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। 92 में था कि यदि सभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हो तो, और इधर है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हो, तो सुनना, दोनों की कंडीशन समझना कि यदि सभापति और अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में और लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो पहली बात समानता देखना दोनों के अंदर, कि दोनों को ही निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। न सभापति उस समय निर्णायक मत दे सकता है और न लोकसभा अध्यक्ष उस समय निर्णायक मत दे सकता है। दोनों का यह कि दोनों ही निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अंतर क्या है? अंतर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो सामान्य सदस्य के रूप में मत दे सकते हैं? कंडीशन एक आ रही है दोस्तों कि सभापति और अध्यक्ष दोनों को निर्णायक मत देने का अधिकार है, बात मान गई। लेकिन जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव हो और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग पड़ा हुआ हो तो एक समानता तो दोनों में यह आ रही है कि दोनों ही निर्णायक मत नहीं देंगे। लेकिन क्या वो सामान्य सदस्य के रूप में मत दे सकते हैं? तो सुनना दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में मत दे सकता है, यानी निर्णायक मत तो नहीं देगा, लेकिन वो सामान्य सदस्य के रूप में क्या दे सकता है? मत दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है, वो लोकसभा का सदस्य भी होता है। लेकिन राज्यसभा के सभापति को सामान्य मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोबारा सुन लो, मैं जिस कंसेप्चुअली जो बात कर रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों को ही यदि हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग पड़ा है राज्यसभा में और लोकसभा में, तो याद रखना अध्यक्ष और सभापति को एक मेजर शक्ति है निर्णायक मत देने की। अब हटाने का प्रस्ताव ही पेंडिंग में पड़ा है तो वो दोनों ही निर्णायक मत तो नहीं दे सकते।
कल मैंने बताया था निर्णायक मत कि जब सदन के सदस्य किसी विधेयक पर बराबर बराबर भागों में बट जाएं, तो उस समय सभापति को और लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि वो यस की तरफ जाते हैं तो विधेयक पारित हो जाता है, और यदि नो की तरफ चले जाता है उनका वोट, तो वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है। लेकिन सामान्य सदस्य के रूप में आ रहा है कि निर्णायक मत तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या सामान्य सदस्य के रूप में वोटिंग कर सकते हैं? तो याद रखना, सभापति सामान्य सदस्य के रूप में भी मत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में तो मत नहीं देगा, लेकिन इसके बाद वह सामान्य सदस्य के रूप में क्या दे सकता है? मत दे सकता है। यह था दोस्तों 96 में। यहां तक तो यह आ गया दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला मामला। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, और वो है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसमें कौन कौन सी शक्तियां होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि लोकसभा है वो लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है, जनता का सदन है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। अब लोकसभा अध्यक्ष की कौन कौन सी शक्तियां हैं वो जरूर सुनिएगा। पहला, कि लोकसभा अध्यक्ष है वो सदन में पीठासीन अधिकारी होता है, यानी सब कुछ नियंत्रण सदन में किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। या निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को, जिसको अपन कहते हैं कास्टिंग वोट। तीसरा, सुनिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण करता है। कि यदि कोई सदन का सदस्य दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य हो जाता है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा से कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। चौथा, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राज्यसभा के सभापति के पास धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति नहीं है। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति केवल किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। देखो, ये तीन तो समानता है कि राज्यसभा का सभापति हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, वो राज्यसभा या लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है। दूसरा, अध्यक्ष और सभापति दोनों को ही निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा, दल बदल के आधार पर यदि राज्यसभा या लोकसभा का कोई सदस्य है वो अयोग्य हो जाता है तो सभापति और अध्यक्ष है वो अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। दल बदल वाला ये मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन चौथा पॉइंट जो सभापति के पास नहीं है, ये शक्ति, कि वो धन विधेयक को प्रमाणित करता है। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि धन विधेयक किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? सभापति के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन। यह पॉइंट याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 108 में।
और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राज्यसभा का सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। किसके द्वारा की जाती है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। एक तो धन विधेयक को प्रमाणित केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है, और एक संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह सदन में कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष है, वो लोकसभा का अध्यक्ष होने के साथ साथ सदन में कुछ समितियां होती हैं, उन समितियों का वो पदेन अध्यक्ष भी होता है। और कौन कौन सी समितियां हैं दोस्तों? 3 समितियां हैं। याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन कौन सी समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पहली है नियम समिति, दूसरी है प्रायोजन समिति, और तीसरी है कार्य मंत्रणा समिति। इन 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि नियम समिति का अध्यक्ष होता है ए सभापति, बी उपसभापति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष है ये 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष। पदेन का मतलब है जो भी अध्यक्ष बनेगा वो इन 3 समितियों का अपने आप ही अध्यक्ष बन जाता है। और कौन कौन सी समितियां हैं? पहली है नियम समिति, दूसरा है प्रायोजन समिति, और तीसरी समिति है कार्य मंत्रणा समिति। और इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। गड़बड़ मत कर देना दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं मैं कि जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा में, वो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो भी एक समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, और वो समिति है सचिवालय बजट समिति। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा में सचिवालय बजट समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो सचिवालय बजट समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन सी समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये 3 समितियां याद रखना, नियम समिति, प्रायोजन समिति और कार्य मंत्रणा समिति। इसके बाद में एक शक्ति और याद रखेंगे अध्यक्ष की या सभापति की, कि वह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। याद रखिएगा, यह भी अध्यक्ष की एक इंपॉर्टेंट शक्ति है कि यदि गणपूर्ति नहीं है तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा की कार्यवाही को क्या कर देता है? स्थगित। अब सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा या सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो अध्यक्ष और सभापति के पास है।
सदन को स्थगित किसके रूप में किसके कारण किया जा सकता है? गणपूर्ति के अभाव में। अब गणपूर्ति क्या होती है दोस्तों, यह ध्यान रखो। गणपूर्ति का मतलब है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग सदन की क्या कहलाता है? गणपूर्ति कहलाता है। कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। अब यदि गणपूर्ति की बात करें तो लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? 55। 55 का मतलब यह है दोस्तों कि 55 सदस्य जब तक लोकसभा में नहीं आएंगे तब तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी हो जाएगी? राज्यसभा की गणपूर्ति हो जाएगी दोस्तों 25। ये थी दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। दोबारा सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है दोस्तों। एक बार दोबारा रिपीट करें आप कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं। एक तो सदन में पीठासीन अधिकारी होता है। नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 3, यदि सदन में लोकसभा में कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाता है तो इसकी अयोग्यता का निर्धारण करता है। चौथा, धन विधेयक को प्रमाणित करता है। 5वां, वह संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 108 में। इसके साथ साथ अगली जो शक्ति है वो यह याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष है, अध्यक्ष होने के साथ साथ वो कौन सी समितियों का पदेन अध्यक्ष भी बन जाता है। तो एक तो है दोस्तों नियम समिति, एक है लोकसभा में प्रायोजन समिति और एक है कार्य मंत्रणा समिति। नियम समिति, प्रायोजन समिति और कार्य मंत्रणा समिति, इन तीनों समितियों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन एक समिति और याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सचिवालय बजट समिति। कि सचिवालय बजट समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में लास्ट पॉइंट था कि गणपूर्ति के अभाव में अध्यक्ष और सभापति सदन की कार्यवाही को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। तो स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? सभापति के पास है और लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अब गणपूर्ति कितनी होती है? तो गणपूर्ति का याद रखना, प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। अब सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग है तो लोकसभा की 545 है तो इसकी हो गई 55 और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? 25। यह था दोस्तों अपना लोकसभा अध्यक्ष। अब आगे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे नेक्स्ट अनुच्छेदों की कि 97, 98, 99, 100 इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। दोस्तों धन्यवाद।